हम्म, चलो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 था ये तुम्हारा जैन एंगर वाली जो बुक है। और चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स वो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तुम्हारा सिलेबस का जो पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये यूनिट सेकंड के अंदर इंक्लूड है। अभी मैंने तुम्हें पीडीएफ ये शेयर नहीं किया तुम्हारी एमएस टीम पे, तो मैं इसको कंप्लीट यूनिट सेकंड का पीडीएफ बना के वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी तुम सिर्फ यहाँ ही देख लो। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, और फिर सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, और उसको उसके बाद उसको सोल्व करने के जो मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे गोस एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा जॉर्डन मेथड है, तीसरा हमारा इटरेशन मेथड है, गोस जैकोबी इटरेशन मेथड, एंड फोर्थ वन इज गोस एलिमिनेशन मेथड, सॉरी गोस सीडल मेथड। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 मेथड्स हैं तुम्हारे यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो वन बाय वन पहले हम पढ़ते हैं, और पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे होती है, कैसे दिखती है वो, कैसे हम कंपेयर करेंगे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन एन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का लिखा हुआ है, जिसमें एन वेरिएबल्स हैं और एन इक्वेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है तुम्हें कि a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सोन a1n xn इज इक्वल टू b1। इक्वेशन 1 होगी। इक्वेशन 2 इज a21 x1 प्लस a22 x2 एंड सोन a2n xn इज इक्वल टू b2। And last one is, that means nth equation is an1 x1 plus an2 x2 and so on ann xn is equal to bn। तो तुम्हारे पास n इक्वेशंस हैं, n ही वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो लीनियर होंगे। लीनियर का मतलब क्या है कि उनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि x1 x2 की मल्टीप्लाई हो जाए या फिर उनों की डिग्री 1 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उस केस में वो लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं रहेंगी, फिर वो नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सिलेबस का पार्ट सिर्फ और सिर्फ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहाँ पे nth के लिए हम जो भी ये एल्गो पढ़ेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 के लिए। इतना ही तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, या तो इक्वेशन 2 का आएगा या इक्वेशन 3 का आएगा। ये भी मैं कंफर्म कर दूं, 2 का कभी नहीं आएगा, या तो 3 का आएगा। और अगर उसने लेंथी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो इक्वेशन 4 और 4 वेरिएबल्स का दे सकता है वो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 टू 95% चांसेस होते हैं कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए आए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस होंगे, जो नोटेशन तुमने 10th 12th में पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं यूज हुए होंगे, वहां भी पढ़े होंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था यहाँ पे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे ax is equal to b, where a is equal to a11, first row is a11 a12 and so on a1n, and second row is a21 a22 a2n is this second row, and last one is nth row is an1 an2 and last one is ann। तो a is the square matrix whose order of n। ठीक है, and x is the column vector, this is the variable vector x1 x2 x2 x3 and so on xn, and last one is b, b is the again column vector and component wise column vector is b1 b2 and bn। ठीक है, तो a is square matrix of order n, aij, aij का मतलब तुम समझते हो कि aij हमारा क्या है, एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। ith रो और jth कॉलम जो मैट्रिक्स होगी उसका एलिमेंट है। a इनवर्स इनवर्स ऑफ a होता है, a ट्रांसपोज ट्रांसपोज a होता है, a डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, aij माइनर ऑफ aij इन a होता है, ए आई जे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए होता है। तो ये तुमने पढ़े हुए हैं,
बस कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। जैसे जीरो कहीं मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब नल मैट्रिक्स होती है उस सुटेबल ऑर्डर, जहां भी वहां जितने ऑर्डर्स की जरूरत होती है उतने ऑर्डर की हम नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। आई यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एल इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, एल फॉर लोअर, डी फॉर डायगोनल, आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड यू इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, पी इज द परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नोटेशन हमें दिए हुए हैं, बार बार भी आएंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे और मैट्रिक्स हैं जो हमें जरूर पड़ सकती है, जिनके लिए उनको भी देख लेते हैं एक बार। एक रियल मैट्रिक्स है सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर के बारे में तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि नॉन सिंगुलर किसको कहेंगे, जिसका डिटरमिनेंट कैसा हो, नॉट इक्वल टू जीरो। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम, कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो लें वो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ले और वो नेगेटिव साइन के साथ मिल जाए, ठीक है, और किसके इक्वल हो जाए, वो ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है कि ए का ट्रांसपोज लें और ए का इनवर्स लें, वो दोनों इक्वल्स हो जाएं तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नल मैट्रिक्स कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं हम। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब है कि डायगोनल पे एंट्री होंगी, डायगोनल से अलग जो भी एंट्री होंगी वो क्या हो, हमारी जीरो हो, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कि डायगोनल पे एलिमेंट क्या हो, वन हो, और डायगोनल से अलग जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो, हमारे जीरो जीरो हो, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोल देते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें लोअर में एंट्री डायगोनल से लोअर, डायगोनल से अपर और डायगोनल से लोअर, लोअर एंट्री नॉन जीरो हो लेकिन अपर एंट्री कैसी हो जाए, हमारी जीरो हो जाए, तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल से लोअर जो वो है एलिमेंट है वो क्या हो जाए, हमारे जीरो हो जाए, लेकिन अपर जो होंगे हमारे वो कैसे हो, नॉन जीरो हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं। तो इसको पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, ज्यादा कुछ इसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ना ये कि रटना है, हमें रटने की भी जरूरत नहीं है, बार बार तुम इस चीज को देखोगे तो माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। बात चलते हैं हम, में नहीं करना, ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ ए ये भी नहीं पढ़ना तुम्हें। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ये भी नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये तो मैंने बता ही दिया, इसको भी नहीं पढ़ना अभी यहाँ पे। हाँ, उसके बाद यहाँ चलते हैं हम, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा सिलेबस का पार्ट स्टार्ट होता है कि डायरेक्ट मेथड्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड्स में हमारे तीन मेथड्स आते हैं, किसी भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इटरेटिव मेथड्स। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद इटरेटिव मेथड्स पे चलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड्स में देखते हैं सबसे कि जो अभी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ के आए हैं, यहाँ पे लिखा भी है 3.3 में इसने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिफाइन किया हुआ है, उसी की बात कर रहा है ये। तो 3.3 कहाँ है हमारा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ए एक्स इजिकल टू बी। ठीक है, ये ए एक्स इजिकल टू बी ये यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था तुम्हें। एक बार मैं आ जाता हूँ उसी पे, यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ए एक्स इजिकल टू बी में। ठीक है, ए जो मैट्रिक्स होगी वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, एक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स एंड बी इज द आल्सो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं हम। अब ये जो a दिया हुआ है, ax इजिकल टू बी, जो अभी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ax इजिकल टू बी बन गया हमारा। ठीक है। अब ये a पर अगर कुछ स्पेशल टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स होती है, सपोज करो मे बी डायगोनल हो, या मे बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या मे बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उससे हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इजीली सोल्व हो सकता है। कैसे सोल्व हो सकता है उसको अभी देखते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो अगर ये जो ए मैट्रिक्स दी है, ये ए मैट्रिक्स अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी वेहर। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल होगी, और मैंने अभी बताया तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स जो है उस पे डायगोनल पे एलिमेंट्स हमारे क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन अदर्स जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, हमारे जीरो एलिमेंट्स होंगे। ये 100% श्योर है कि डायगोनल से अलग जो एलिमेंट होंगे वो तो 100% श्योर है कि वो तो जीरो ही होंगे, लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो मे बी जीरो भी हो सकते हैं और मे बी नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें, वो नॉन जीरो एलिमेंट दिए हुए, तभी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन पाएगा। अगर सभी एलिमेंट्स जीरो हो गए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रहा, फिर तो कुछ भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है हमारे पास, किसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है। तो अब a इज इक्वल टू डी जब हो गया, तो इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें, तो जब a इज इक्वल टू डी लिख रहे हो तो डायगोनल पे एलिमेंट्स कुछ इसी टाइप से तो होंगे, a11 a22 a33 an। ठीक है, इसी टाइप के हमारे एलिमेंट्स होंगे। और अदर एलिमेंट्स जो होंगे, जो डायगोनल से ऊपर और जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होंगे, हमारे जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो अब इससे अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, सेम इसी फॉर्म में जाऊं कि जैसे हमने ax इजिकल टू बी बनाया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, अब फिर अगेन हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही बना लेते हैं, वही इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, तो तुम देखोगे यहाँ पे कि a11 x1 आ जाएगा इजिकल टू b1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट a22 x2 इजिकल टू b2 हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज ann xn इज bnn। ठीक है। ये हमारे पास nth इक्वेशन जो है कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है। अब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक इक्वेशन है हमारे पास, तो उस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल्स दिख रहा है हमें, बाकी जीरो है हमारे, क्योंकि a किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो कुछ इसी टाइप की हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा होगा फिर तो। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में तुम देख पा रहे हो a22 x2 इजिकल टू b2, यानी कि एक ही वेरिएबल एक इक्वेशन है। तो जितनी भी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल्स हैं, और सभी सिंगल सिंगल्स वेरिएबल्स में इक्वेशन है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से मैं चेक कर पाऊं, तो यहां से x1 वन इजिकल टू बी वन अपॉन a11 मिल रहा है हमें। सेकेंड इक्वेशन से x2 इजिकल टू b2 अपॉन a22 मिल रहा है। एंड लास्ट वन इज nth इक्वेशन इज xn इज इक्वल टू bn अपॉन ann मिल रहा है। ठीक है। तो हम क्या कर पा रहे हैं कि अगर a इज इक्वल टू डी टाइप की हमारे पास इक्वेशन होगी, तो मेरा जो पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज तुम देखो कैसे उसको सोल्व करना होगा, बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि उसमें से हम एलिमेंट सॉरी जो वेरिएबल्स हैं वो रिमूव करेंगे और तब जाके वो सोल्व होगा। लेकिन अगर a इज इक्वल टू डी टाइप का हमें मिल गया तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, और ए एक्स आई इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनली बी आई अपॉन ए आई आई, आई गोज 1 to n। और यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि ए आई आई डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया, कोई भी एलिमेंट्स अगर जीरो हो गया, क्योंकि अपोन में है, तो एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। और जैसे ही एक्स आई की वैल्यू इन्फिनेटिव होगी, तब क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बी वन बी टू बी एन तो कैसे है, हमारे फाइनाइट है, और इधर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए बेटा हमें ये देखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑफ सॉरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया मैट्रिक्स फॉर्म में, और वो मैट्रिक्स हमारी कैसी हो, डी टाइप की हो, तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं उससे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर a इज इक्वल टू एल, एल फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एल फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की होती है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल से लोअर एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अपर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे जीरो होते हैं। उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो
अब मेरे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको मैंने कन्वर्ट किया मैट्रिक्स फॉर्म में, और जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं और उससे फिर अगेन क्या बनाते हैं, हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो तुम देखोगे यहाँ पे तो पहली इक्वेशन तुम्हारे पास बन के आएगी a11x1 इज इक्वल टू b1। क्यों? क्योंकि a l के इक्वल है और l कैसा है हमारा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन डायगोनल से अपर एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पहला एलिमेंट ही डायगोनल पे आएगा, और जो बाकी के रेस्टिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो a11x1 इज इक्वल टू b1 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन a21x1 प्लस a22x2 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल पे एलिमेंट क्या आया, a22x2। तो इससे अपर वाले यानी कि जो इसके राइट साइड वाले एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो तो जीरो हो गए, लेकिन लेफ्ट वाले क्या होंगे, बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट है। ठीक है, लोअर एलिमेंट से ऑफ डायगोनल। तो a21x1 प्लस a22x2 इज इक्वल टू b2 आ गया। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन इज a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 एंड सो नहीं आएगा प्लस जीरो इज इक्वल टू b3। And last one equation is an1x1 plus an2x2 and so on xn is equal to bn आ गया। तो अब तुम्हारे पास n इक्वेशन है, n ही वेरिएबल्स हैं, लेकिन इन n इक्वेशंस में कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशन दिख रही है हमें। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ूं तो तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे कि एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है। तो हम x1 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू b1 अपॉन a11। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को देखें हम, तो सेकंड इक्वेशन में दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x1 है दूसरा x2 है, और x1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है। अगर इसी x1 की वैल्यू उठा के मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे इजीली x2 की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ मिलेगी नहीं मिलेगी? तो a21x1 प्लस a22x2 इज इक्वल टू b2 मेरी सोल्व हो जाएगी, x2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज थर्ड इक्वेशन कि x1 की वैल्यू मेरे पास है, अभी अभी हमने x2 की वैल्यू निकाली है, तो मैं x3 की वैल्यू निकाल सकता हूं। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन में x4 की निकल जाएगी, फिफ्थ इक्वेशन में x5 की, एंड लास्ट इक्वेशन से मुझे xn की वैल्यू मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि मेरा पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व हो गया और x1 x2 x3 xn की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब तुम देख पा रहे होगे कि a इज इक्वल टू डी जो था उसकी कंपैरिजन में सोल्व तो इसको भी कर पाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा हमें। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर a इज इक्वल टू डी टाइप का होगा तो हम इजीली बहुत जल्दी देखते ही हम बता देंगे कि क्या क्या x1 x2 xn की वैल्यूज आ रही है। लेकिन अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि x1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तब x2 की मिलेगी। यहां से डायरेक्टली हमें x2 की मिल रही थी, फिर अगेन x1 x2 की वैल्यू यहां पुट करोगे तब x3 की मिलेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है तुम्हारा वो भी डायरेक्ट मेथड है, लेकिन उसमें कुछ अगेन फिर स्पेशल टाइप की सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा होगा। देखो, अच्छा इसको एक चीज और ध्यान रखना कि इसको हम फॉरवर्ड मेथड बोलते हैं, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फॉरवर्ड? फॉरवर्ड इसलिए बोलते हैं कि हमने x1 की वैल्यू निकाली, उसके बाद x2 पे गए, फिर x2 के बाद x3 पे गए, फिर अगेन x4 x5 एंड xn। तो हम क्या कर रहे हैं, x1 से xn की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड है हमारा। ठीक है, अगर xn से x1 की तरफ आते हैं हम तो वो बैकवर्ड होता है फिर। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट मेथड में हमारा कुछ ऐसे ही किया हुआ है, इसी अप्रोच पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो यहां देखो a इज इक्वल टू यू, a इज इक्वल टू यू का मतलब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अभी बताता आया हूं तुम्हें कि ए जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल से लोअर एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे हो, हमारे जीरो हों, और इससे डायगोनल से अपर एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे मे बी नॉन जीरो हों। लेकिन ये कंफर्म है, 100% श्योर है कि डायगोनल से लोअर एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर लोअर है
तो लोअर में एलिमेंट्स मिलेंगे, अपर है तो उसके अपर में एलिमेंट्स मिलेंगे। बस इतना सा माइंड में रखना है। लोअर है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल के लोअर्स में एलिमेंट्स मिलेंगे, और अपर है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के अपर में एलिमेंट मिलेंगे। इसके अपोजिट साइड जो होंगे जीरो होंगे। जब अपर में एलिमेंट्स होंगे तो लोअर में जीरो हो जाएंगे, और जब लोअर में एलिमेंट्स हैं तो अपर में जीरो हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या, नाम, इसके नेम के अंदर ही हमारी इसकी प्रॉपर्टी छिपी हुई है। बस हमें पकड़ना है कि किस तरीके से हम उसको कनेक्ट करते हैं। कई बार पेपर में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि लोअर में डायगोनल से नीचे वाली एंट्री जीरो होती है कि ऊपर वाली जीरो होती है। बस इतना सा एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ चाहिए माइंड में, और उसके बाद क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमें यही माइंड में रखना है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल से लोअर वाले एलिमेंट है। अपर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल से अपर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे कैसे हैं, नॉन जीरो है। बाकी रेस्टिंग क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें भी इसी तरीके की अप्रोच हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, और मैं अभी बता कर रहा हूं तुम्हें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी कुछ इस टाइप की बन जाएगी कि a11x1 प्लस a12x2 एंड सोन a1xn इज इक्वल टू b1। एंड सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल डायगोनल तो ये बन रहा है ना हमारा, ये एलिमेंट है डायगोनल, ये एलिमेंट है डायगोनल, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स था, इसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट्स बनेगा। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट था तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन आ गई a22x2 a23x3 एंड सो ऑन a2n xn इज इक्वल टू b2। एंड सेकंड लास्ट इक्वेशन an-1 an-1 xn-1 प्लस an-1 n xn इज इक्वल टू bn-1। एंड लास्ट वन इक्वेशन इज रेस्टिंग एलिमेंट, जो यहां से फर्स्ट से लेके n-1th तक जो एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या हो गए, जीरो हो गए। तो लास्ट एलिमेंट्स बच रहा है हमारे पास an xn इज इक्वल टू bn। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तुम देख पाओगे कि अब हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करने लग जाएं तो सोल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन है और इसमें n वेरिएबल्स हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे हम उसको? अब तुम यहां से बैक बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बैक साइड से हमें चलना होगा कि लास्ट इक्वेशन जो दी हुई है उसमें एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल की इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो xn इज इक्वल टू bn अपॉन an, xn इज इक्वल टू bn अपॉन an। xn की वैल्यू मिल गई, xn की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे xn-1 की वैल्यू मिल जाएगी। इससे पहली वाली जो इक्वेशन रही होगी वहां पे xn और xn-1 की वैल्यू पुट करूंगा तो xn-2 की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे करते 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 जब तुम जाओगे तो फर्स्ट इक्वेशन में x2 x3 xn की वैल्यू, सबकी वैल्यू मिल चुकी होगी। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे x1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से मुझे जितने भी मेरे पास वेरिएबल्स थे उन सब की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो इस मेथड को हम बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बैक साइड से इसको सोल्व किया, xn से शुरुआत की हमने और कहां तक गए, x1 तक गए। जबकि इससे पहले वाला जो मेथड था वहां हमने x1 से शुरुआत की और xn तक गए, तो वो फॉरवर्ड मेथड था हमारा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के थ्रू जो मेथड्स है वो हमारा फॉरवर्ड मेथड है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के थ्रू जो मेथड्स आया वो हमारा बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो ये तीन हमारी कीवर्ड्स हैं, तीन हमारे टाइप की डायरेक्ट मेथड्स हो सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो या तो हमारी डायगोनल टाइप की इक्वेशन बन जाए, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप की बन जाए, या अपर ट्रायंगुलर टाइप की बन जाए, तो हमारा इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो दो मेथड अब हम पढ़ने जाएंगे, गोस एलिमिनेशन मेथड, वो हमारा, हाँ जी बोलो बेटा।
सर अपर ट्रायंगुलर वाला दोबारा बता दो। अपर ट्रायंगुलर वाला, ओके। यस सर। इसमें क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। सर ये जो आपने n-1 वाला बताया है, यहाँ पे सॉल्व देखो मेथड। बेटा, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कोई मैट्रिक्स रही होगी जो हमारी अपर ट्रायंगुलर टाइप की मैट्रिक्स है और कुछ इस टाइप से दिख रही होगी, वो यहाँ तक तो क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक है। अब ये देखो जो लास्ट इक्वेशन है मेरे पास, ये लास्ट इक्वेशन ए एन एन एक्स एन इज इक्वल टू बी एन दिया हुआ है। तो यहां से मैं एक्स एन की वैल्यू लिख सकता हूं कि बी एन अपॉन ए एन एन। कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखी हुई है यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद मैं जब एक्स एन की वैल्यू मिल गई तो मैं एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और मुझे एक्स एन माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्सएन और दूसरा एक्सएन माइनस वन। एक्सएन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एक्सएन माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सएन माइनस वन की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। इससे पहले जो इक्वेशन रही होगी, यानी कि जो ये थर्ड लास्ट होगी, उस इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स होंगे। उस इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स होंगे, एक्स एन माइनस टू, एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। एक्स एन की वैल्यू भी आ चुकी है, एक्स एन माइनस वन की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स एन माइनस टू की, तो वो उस इक्वेशन से निकल जाएगी। अगेन फिर एक्स एन माइनस थ्री, एक्स एन माइनस फोर, और इसको हटते हटते कहां तक आएगा, ऐसे ही 10 तक आ जाएगा, फिर 9 आएंगे, फिर 8 आएंगे, एक्स एट, एक्स सेवन, एक्स सिक्स एंड सोन, इसी तरीके से बैक हटते जा रहे हैं हम। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब x2 तक तुम पहुंच जाओगे, और जैसे ही x2 तक पहुंच जाओगे तो मैं ये x2 से लेकर xn जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू यहां पुट करूंगा और बाद में मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से मेरे जितने भी अननोन्स थे, अननोन वेरिएबल्स थे, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको मेथड्स को हम बैक सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बैक साइड से सोल्व कर रहे हैं। बैक साइड से मतलब यहां से xn से सोल्व कर रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं, x1 तक जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है जानवी? यस सर। और किसी को कोई डाउट बेटा यहां तक? अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये तीन ही डायरेक्ट मेथड थे हमारे। ये डायरेक्ट मेथड एज इट इज, इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसके एप्लीकेशन पार्ट है गॉस एलिमिनेशन मेथड, उस पे क्वेश्चन आएगा, वही तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम गॉस एलिमिनेशन पे चले जाएं और इसको ना पढ़ें तो गॉस एलिमिनेशन को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी फिर। तो इसलिए हम पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ लेते हैं, इसके यूजेस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कामना, नमन, अंजलि, बताओ बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, रिया, हरप्रीत, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, खुशी, क्लियर है सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर हो गया तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये क्रैमर रूल तुमने पढ़ा होगा शायद, 12th में पढ़ा होगा। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। बस इसका कहीं बीच में यूज हो सकता है, वैसे ज्यादा इसका यूज नहीं है, ठीक है। तो ये क्रैमर रूल देख लेना एक बार, इस पे क्वेश्चंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लेना कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स आई की, बस ये देख लेना, इतना इतना ही बहुत है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये यूज हो सकता है कहीं पे, ठीक है। अब चलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड पे, जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है। और इस पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे दो चार मेथड्स हैं तुम्हारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। दो मेथड डायरेक्ट मेथड से हैं और दो मेथड्स जो है तुम्हारे इटरेशन मेथड से हैं। और इन दोनों मेथड से, जो फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड से है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, और दूसरा इटरेशन मेथड है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। तो दो मेथड से एक क्वेश्चन आएगा, और जो बाद में इटरेशन मेथड है वो भी दो मेथड से, वहां से भी हमारा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के चार मेथड से हमारा दो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आज पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, क्वेश्चन हम इस पे कल लगाएंगे,
ठीक है, तो एक बार पहले इसको समझ लो कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना होगा हमें इसमें। ठीक है, काम हमारा nth सॉरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ही सोल्व करना है हमें। यहाँ पे n इक्वेशन n अननोन्स के लिए ही हम इसको गॉस एलिमिनेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि हमारे लिए फिजिबल क्या है, तो फिजिबल हमारे लिए 3x3 है, तो इसलिए हम 3x3 की मैट्रिक्स में इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर 4x4 मैट्रिक्स है, 5x5 मैट्रिक्स है, या n×n मैट्रिक्स है, तो सेम उसी तरीके से हम अपनी एल्गो को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, एल्गो हमारी वही रहेगी, मे भी स्टेप उसमें थोड़े से बढ़ जाए हमारे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे here the unknowns are eliminated by the combining equations such that the n equation in n unknowns are reduced to an equivalent upper triangular matrix which is then solved by the back substitution method। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास n इक्वेशन है, n अननोन्स हैं, और उस मैट्रिक्स को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो मैट्रिक्स फॉर्म हमारा कैसा होगा, ax b टाइप का होगा। वहां पर a जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और उसका ऑर्डर क्या होगा, n×n होगा। क्यों? क्योंकि nth रो है और nth कॉलम है। nth रो का मतलब है n इक्वेशंस हैं, और nth कॉलम का मतलब है कि n वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना। तो अब जब ए मैट्रिक्स में हमने इसको कंसीडर कर लिया, सॉरी कन्वर्ट कर लिया, अब इस ए मैट्रिक्स को हम क्या दिखाना जा रहे हैं, इक्विवेलेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दिखाएंगे। ठीक है, वो कैसे दिखाएंगे वो बाद की चीज है, लेकिन पहले एल्गो देखा करो कि एल्गो में क्या करना है हमें, कि इक्विवेलेंट दिखाएंगे किसके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। और जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल दिखाया हमने, इक्विवेलेंट दिखाया कि a इज इक्वल टू यू के इक्विवेलेंट हो गया, तब उसमें क्या यूज कर सकते हैं, जो अभी लास्ट मेथड पढ़ा है, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, और फिर इजीली क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशन है, और तीन ही क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये हमने एक 3x3 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to b1. This is the first equation. And second one is a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to b2. And last one is a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 is equal to b3. ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x3 का। मैंने पहले बताया क्वेश्चन के आने के चांसेस 90 to 95% वो 3x3 का ही है, लेकिन मे बी 1% क्या 5% चांसेस हैं कि 4x4 का दे दे वो। लेकिन 5x5 या 6x6 इतना बड़ा क्वेश्चन वो तुमसे सोल्व नहीं कराएगा पेपर में, और इतना छोटा भी नहीं कराएगा कि 2x2 का देकर जाए तुम्हें। ठीक है, तो या तो 3x3 का आएगा या 4x4 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें कि ये जो मैट्रिक्स है, अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, जब मैं इसको सिस्टम इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे ax इजिकल टू बी टाइप की हमारी मैट्रिक्स बन गई, और a जो होगी हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होगी, जिसके एलिमेंट इज a11 a12 a13 एंड a21, सेकंड रो इज a21 a22 a23 एंड लास्ट रो इज a31 a32 a33 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स को हमें क्या करना है कि कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो कि डायगोनल पर एलिमेंट होंगे, यहां पर एलिमेंट मिलेंगे हमें, लेकिन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट, दैट मींस ये दोनों एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये कहां हो, हमारे जीरो पे हो, यानी कि ये जीरो हो जाए। डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट, यानी कि ये दो एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, ये कैसे हो, हमारे नॉन जीरो। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन में रख के ही कन्वर्ट कर लें, या फिर क्या कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन दोनों से करेंगे, एक क्वेश्चन इक्वेशन से कन्वर्ट करके करेंगे, और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
जी आ जाओ। अब क्या करना है हमें, बस इसकी एल्गो समझो कि फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिमिनेशन मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो इन 3.15, यानी कि ये 3.15 पूरा तीनों इक्वेशन है, इसकी फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट इक्वेशन बाई A21 डिवाइडेड बाई A11, कि A21 से क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें और A11 से क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो यहां पर जो ये एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा A21 बन जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, A11 से फर्स्ट रो में डिवाइड किया, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। लेकिन उसके बाद A21 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया A21 आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम कि ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में ये दोनों एलिमेंट कहाँ लेके जाने, मुझे जीरो बनाने। तो जीरो कैसे बनेंगे, वो इस एलिमेंट की हेल्प से बनेंगे, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से। तो इसकी एलिमेंट की हेल्प से कैसे बनेंगे, कि जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम हम इसी जगह पे बना लें और सब्ट्रैक्ट कर लें तो जीरो बन जाएगा हमारा। जैसे कि हम नॉर्मली यही वर्क तो करते हैं कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, और फिर तुम क्या करते हो उसको रिमूव करते हो। रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ डिवाइड करते हैं और सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, तो तुम देखते हो एक एलिमेंट रिमूव हो जाता है। तो सेम उसी तरीके की अप्रोच हमें यहाँ पे यूज करनी है। और हमें क्या करना है कि जो ये x1 दिया हुआ है, इस x1 फर्स्ट इक्वेशन में इसके नीचे जो दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसको हमें जीरो बनाना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहां देखो कि A21 अपॉन A11 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करिया इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे A21 आ गया। मैं क्या करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये लिखा ना, एंड A31 A211 A31 अपॉन A11। अब थर्ड इक्वेशन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें डिवाइड करूंगा A11 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा A31 से, तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा A31 बन जाएगा। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड रोज। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा सेकेंड और थर्ड रो से। तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उसके बाद मेरे ये दोनों एलिमेंट जो होंगे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ क्या बचेंगे, ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे x2 x3 फर्स्ट रो सेकंड रो में, और थर्ड रो में भी x2 x3। तो ये कुछ इस टाइप का बन के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब तुम यहां देख रहे होगे कि ऊपर ब्रैकेट में 2 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 2 लिख रहे हैं, इस 2 2 का मतलब यहाँ पे बताया गया कि A22 और ब्रैकेट के अंदर जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्या है इसका मतलब, कि जैसे ही तुम क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई किया A21 से और डिवाइड किया A11 से, तो ये एलिमेंट यहाँ पे बन जाएगा A21 इंटू A12 डिवाइडेड बाई A11, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो A22 माइनस दिस, तो यही तो है यहाँ पे वैल्यूज, देख लो यही तो लिखी हुई है। इसको इसने पूरी वैल्यू ना लिख के इसने एक यहाँ पे छोटा सा एक नोटेशन ले लिया A22 ब्रैकेट के अंदर 2, इस तरीके का इसने नोटेशन बना लिया। सेम यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ये आ रही होगी एंड सो ऑन, इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं यहाँ पे, ये मेथड डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, कभी तुम्हारी टेंशन हो रही हो कि इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ऐसा कुछ वहां पे नहीं लिखना, सिर्फ समझने के लिए है। अभी सिर्फ माइंड में ये रखो कि इसको समझना है, स्टेप समझने कि स्टेप में क्या क्या कर रहे हैं हम, स्टेप में क्या क्या आया इस चीज की टेंशन मत लो। क्या क्या आया तो वो तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टेप कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं इस चीज को हमें पकड़ना है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, और फर्स्ट वन इक्वेशन तो एज इट इज है क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर रहे फर्स्ट इक्वेशन में। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन जो आई, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज और दो इक्वेशन ये, अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से यहां पर ये जो एलिमेंट है इसको मैं क्या करूंगा, जीरो बनाऊंगा, वही ना। अब ये दोनों तो जीरो बन गए, अब यहाँ पे ये एलिमेंट बचे हुए हैं, अब इसकी हेल्प से A22 की हेल्प से इसको क्या करूंगा, जीरो करूंगा। तो इसको जीरो बनाने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्या करूं मैं, इसमें डिवाइड करूं पहले A22 2 से और मल्टीप्लाई कर लूं A32 2 से, तो वही किया हुआ देखो, यहां पे देखो कि A32
2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया A22 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A3222 हो जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। कि जैसे ही मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो थर्ड इक्वेशन ये जो बचेगी वो यहाँ पर ये बन के आएगी, और ये A33 की वैल्यू जो होगी वो कुछ इस टाइप से दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है, ये B3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये कुछ इस टाइप से हमारा चेंज हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये इस टाइप से चेंज हुआ तो अब तुम देख पा रहे होगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होगी, हमारी अपर ट्रायंगुलर टाइप की होगी। ए जो है अब यू के इक्वलेंट हो गया, इक्वल था नहीं, हमने इक्वलेंट बनाया कुछ ऑपरेशंस यूज करने के बाद। अब इसमें इजीली तुम x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो लास्ट इक्वेशन से, x3 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, x3 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो x2 की मिल जाएगी, x2 x3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x1 की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो या होगा हमें, और गॉस एलिमिनेशन मेथड से उसको सोल्व करना है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसको चेंज कर लें, और जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो चेंज हो जाएगा उसके बाद हम बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके उसको सोल्व कर लेंगे। तो दो ही काम है, एक तो हमारा जो सिस्टम दिया हुआ है उससे हमें कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन में तो कुछ नहीं है, बस वैल्यू हमारी फाइंड आउट होती चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे पहले x3 की, फिर x2 की, और उसके बाद अगेन x1, ठीक है। तो अभी आज हमने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे हैं हम, सिर्फ मेथड देखा कि इसमें हो क्या क्या रहा है, ठीक है। तो मेथड्स का सबसे तरीका यही है कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स आ रही है तो 3x3 की मैट्रिक्स से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो एलिमेंट दिया हुआ है इस एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों को क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। पहला काम एक एलिमिनेशन पे तो ये करना है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड में क्या करना है कि ये जो एलिमेंट दिया हुआ है इस एलिमेंट की हेल्प से ये एलिमेंट जो दिया हुआ है इसको हमें जीरो बनाना है। तो दो हमें स्टेज में ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर सपोज करो 4x4 का दिया होता तब हमारा एक स्टेप एक स्टेज और बढ़ जाती, वहां पे क्या हो जाता कि इसकी हेल्प से यहाँ पर जो फोर्थ इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होंगे उनको क्या करना होता, हमें जीरो बनाना होता, तो वहां पे 3 स्टेज हो जाएंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को जीरो बनाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, वहां पर हमारे 3 एलिमेंट्स और ऐड हो जाएंगे, तो वहां पे 6 एलिमेंट्स को हमें जीरो बनाना है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कल इस पे क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन तुम घर से करोगे। आज सिर्फ इतना ही रखना है हमें, ठीक है, कि हमने पहले तो ये देखा कि डायरेक्ट मेथड्स क्या क्या है हमारे पास, और उसके बाद हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड्स की एल्गो पढ़ी, ठीक है। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है, कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है छोटी से छोटी, तो वो बताएं, उसको अभी रिमूव कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन इस पे कल लगाएंगे। बताइए कोई डाउट। राजेश कोई डाउट बेटा, आ गया समझ में मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड? यस सर, आ गया। ओके ओके। दीपक, दीपक त्रिपाठी, गुड्डू? यस सर, समझ में आ गया। ओके गुड। नितेश कुमार मंडल, पारुल गुप्ता, प्रतीक्षा, प्रियांशु, रिया? आ गया सर। यस सर। ओके बेटा गुड। चलो ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी कल इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, और कल इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। कल की क्लास मिस मत करना, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है।
मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ जरा तुम्हारी। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था, कॉलेज टीचर्स के लिए ओपन हो चुके